भी किसी ऐसी, जरा सोचिए, अगर आपको कभी किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां ना पीने के लिए पानी हो, न खाने के लिए खाना और ना ही खुल के सांस लेने के लिए पेड़। ऐसी जगह जो एकदम सुनसान हो, पूरी दुनिया से कटी हो, जहां दूर दूर तक आपको कोई ना दिखे। ऐसी जगह पर आप कितना टाइम सरवाइव कर पाएंगे? कुछ दिन, कुछ हफ्ते, या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हीं सब हालातों में किसी इंसान ने कुछ महीने नहीं बल्कि कुछ साल गुजार दिए, वो भी 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, आइलैंड कंट्री मेडागास्कर से 800 किलोमीटर दूर लोकेटेड ट्रोमेलिन आइलैंड पर ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसका जिक्र हमें इतिहास में मिलता है, जहां 8 लोग बिना किसी सुख सुविधा के इस अकेले आइलैंड पर 15 साल तक जिंदा रहे। पर कौन थे वो लोग जिनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतना स्ट्रांग रहा और वो उस अकेले आइलैंड पर पहुंच सके? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो इन सिचुएशंस में 15 साल तक जिंदा कैसे रहे? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की ही इस वीडियो में। दोस्तों, 31 जुलाई 1761 ये वो वक्त था जब फ्रांस के कुछ अमीर और अपर क्लास लोग स्लेवरी जैसे माल प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। इसी के चलते फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन जीन डी लफार्गो लेबर के काम के लिए मेडागास्कर आइलैंड से 160 अफ्रीकन लोगों को स्लेव बनाकर तब की फ्रेंच कॉलोनी ले डी फ्रांस, जिसे आज मॉरिशस कहा जाता है, वहां लेकर आ रहे थे। वो लोग शिप के जरिए अपनी जर्नी तय कर रहे थे। जब वो एक आइलैंड के करीब पहुंचने वाले थे तो रास्ते के मैप को लेकर क्रू मेंबर्स का झगड़ा हो जाता है। रात में तेज हवाओं के चलते शिप थोड़ी डिसबैलेंस हुई और शिप का हिस्सा वहीं सोशल मीडिया डूब गया। शिप में सवार लोगों में से कुछ लोगों की तो उसी वक्त मौत हो गई। जो बचे हुए लोग थे वो पानी में तैरकर पास के आइलैंड पर जा पहुंचे। शिप का जो हिस्सा डूबा उसमें ज्यादातर वो स्लेव्स ही थे जिन्हें लेकर जाया जा रहा था। 160 स्लेव्स में से 80 से ज्यादा स्लेव्स ने और 6 से 7 क्रू मेंबर्स ने पानी में डूबकर ही दम तोड़ दिया और जो लोग बचे थे वो अब पास के एक आइलैंड पर जा पहुंचे थे। आइलैंड देखने में बहुत ही छोटा सा था, जो महज 1.5 किलोमीटर की लंबाई में ही खत्म हो जाता था। न ही पीने के लिए पानी, न खाने के लिए खाना। आइलैंड पर ग्रीनरी की एक झलक भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये सब देखकर कैप्टन जीन डी लफार्गो घबरा गए और बताया जाता है कि उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से शिप के फर्स्ट ऑफिसर बार्थलेमी कास्टेलिन डू वर्नेट ने कमान संभाली। उनके लिए खुद को और बाकी लोगों को उस आइलैंड से बाहर निकालना तो जरूरी था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था कि भाई जितने भी दिन वो वहां पर हैं, उतने दिन वहां सरवाइव कर सके। अब सर्वाइवल के लिए तो खाना और पानी चाहिए ही चाहिए था, इसलिए क्रू मेंबर्स को शिप से बचा हुआ जितना खाना, लकड़ियां, टूल्स जो भी हो सके सब ले आने के लिए कहा गया। सामान आने पर क्रू मेंबर्स और स्लेव्स के लिए अलग अलग कैंप्स बनाए गए। पानी के लिए आइलैंड पर एक कुआं खुदवाया गया। टूटी हुई शिप से जो भी लकड़ियां मिली उन्हें आग जलाने के लिए और नई बोट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। उन लोगों का वहां पर एक एक दिन निकालना भी मुश्किल होता जा रहा था। काफी मेहनत से वो लोग इस उम्मीद में बोट बनाने लगे कि कभी न कभी तो उसकी मदद से वो लोग वहां से बाहर निकल सकते हैं। और आखिर 2 महीने बाद उनकी ये मेहनत रंग ले ही आई। शिप के बचे हुए टुकड़ों से मिलकर बनी वो बोट अब लोगों को लेकर जाने के लिए तैयार थी, पर क्योंकि वो बोट काफी छोटी थी इसलिए उसमें सभी लोग पूरे नहीं आ सके। उस बोट में सिर्फ क्रू मेंबर्स ही पूरे आए और अब वो इस आइलैंड से दूर वापस अपने देश जाने के लिए तैयार थे। जाते जाते नए कैप्टन बने वर्नेट ने बाकी लोगों से प्रॉमिस किया कि वो जल्द ही उन्हें वहां से ले जाने आएंगे। आइलैंड पर रुके लोग इस बात से खुश थे कि जल्द ही वो भी यहाँ से बाहर जा सकते हैं। बोट में ट्रैवल करते करते क्रू मेंबर्स को 4 दिन बीत गए। 4 दिन बाद बोट मेडागास्कर पहुंची, जहां से क्रू को मॉरिशस भेज दिया गया। वापस आने के रास्ते में शिप के कप्तान जेन डी लफार्गो की मौत हो गई। अब ऑफिसर वर्नेट के मॉरिशस पहुंचते ही वहां के गवर्नर ने रूल्स वायलेट करते हुए स्लेव्स लाने की कोशिश करने के लिए उनसे अपनी नाराजगी जताई। ऑफिसर वर्नेट ने इसके बावजूद भी उनसे उस आइलैंड पर फंसे हुए स्लेव्स को वहां से बाहर निकालने की गुजारिश की, पर मॉरिशस सरकार ने उनकी ये गुजारिश मानने से मना कर दिया। वो बार बार उस आइलैंड पर एक शिप भेजने की रिक्वेस्ट करते रहे, पर उनकी ये रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट होती गई। स्लेव्स के फंसे होने की खबर पेरिस तक भी पहुंच गई, पर फ्रांस के लोगों ने उस वक्त इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बताया जाता है भाई कि हर बार अपनी बात ना सुने जाने पर भी ऑफिसर वर्नेट ने हिम्मत नहीं हारी और आइलैंड पर फंसे लोगों से किया वादा पूरा करने की अपनी ये कोशिश बरकरार रखी। ऑफिसर वर्नेट को आइलैंड वापस आए लगभग 11 साल हो गए थे,
जब भी वो आइलैंड पर शिप भेजने की रिक्वेस्ट करते तो उन्हें जवाब में यही सुनने को मिलता कि अब तक तो उस आइलैंड पर कोई नहीं बचा होगा, भूख और प्यास से तो वो लोग वैसे ही मर गए होंगे, तो अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। एक पल के लिए तो ऑफिसर वर्नेट के मन में भी यही ख्याल आया, पर वो अपना दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहते थे और अपनी तरफ से तो उन लोगों को बचाने की कोशिश में कोई कसर छोड़ना ही नहीं चाहते थे। इसलिए एक बार फिर से उन्होंने मिनिस्टर ऑफ मरीन अफेयर्स के सामने अपनी ये बात रखी। इस बार हर बार की तरह उन्हें जवाब में ना ही मिला। उनकी बात को सुना गया और उस पर ध्यान देते हुए इस बार मिनिस्टर ऑफ मरीन अफेयर्स ने उस आइलैंड पर एक बोट भेजने का डिसीजन लिया। इस बार हर बार की तरह उन्हें जवाब में ना नहीं मिला। उनकी बात को सुना गया और उस पर ध्यान देते हुए इस बार मिनिस्टर ऑफ मरीन अफेयर्स ने उस आइलैंड पर एक बोट भेजने का डिसीजन ले लिया। ऑफिसर फाइनली इस बात को लेकर थोड़े खुश थे कि अब कम से कम उन फंसे हुए लोगों को बचाने की एक कोशिश तो की जाएगी, पर उनके मन में भी यही सवाल था कि वो लोग वहां पर बचे होंगे या नहीं। अब देखिए, आइलैंड पर शिप भेजने की तैयारी की जाने लगी और आखिर 1775 में एक शिप को उस छोटे से आइलैंड की तरफ रवाना किया गया। शिप पास के ही एक दूसरे आइलैंड पर पहुंची, जहां से 2 लोगों के साथ एक बोट वहां भेजी गई जहां स्लेव्स फंसे थे। पर शायद इस बार भी किस्मत ने उन स्लेव्स का साथ नहीं दिया, क्योंकि जिस बोट को रवाना किया गया था वो बोट भी खराब मौसम के चलते एक रॉक से जा टकराई और क्रू की उन स्लेव्स को बचाने की ये मेहनत मिट्टी में मिल गई। बताया जाता है कि इसके बाद 2 और शिप्स को भी इसी काम के लिए भेजा गया, पर वो दोनों भी उस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाई। खैर, कुछ वक्त बाद साल 1776 में 29 नवंबर के दिन जब आइलैंड पर फंसे लोगों को वहां रहते 15 से भी ज्यादा साल हो चुके थे, तब फाइनली ला डॉफाइन नाम की एक शिप जिसके कैप्टन थे जैक्स मैरी बॉर्डन डेला न्यूकी डे ट्रॉमेलन, ये शिप उस आइलैंड तक पहुंच पाई। शिप के कैप्टन यही सोच रहे थे कि इतने सालों बाद तो यहाँ पर उन्हें कोई जिंदा नहीं मिलने वाला है, पर जैसे ही वो आइलैंड पर पहुंचे तो वो वहां पर ये सब देखकर हैरान रह गए कि कुछ लोग वहां इतने सालों के बाद अभी भी जिंदा हैं। उन जिंदा लोगों में 7 औरतें और एक 8 महीने का बच्चा था। वो लोग इतने सालों से इसी उम्मीद में थे कि भाई एक दिन कोई ना कोई तो उन्हें वहां से बचाने के लिए जरूर आएगा, और आज वो दिन आ चुका था। शिप के कैप्टन को वहां पर देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। बिना देर किए उन लोगों को शिप में बैठाकर रेस्क्यू किया गया और उन्हें मॉरिशस लेकर जाया गया। मॉरिशस पहुंचने पर लोग उन जिंदा लोगों को देखकर बहुत हैरान हुए। कैप्टन ट्रॉमेलिन के लिए उन लोगों को बचाकर लाना एक अचीवमेंट साबित हुई और उसी दिन से उस आइलैंड का नाम कैप्टन की इस अचीवमेंट को याद रखने के लिए ट्रॉमेलिन आइलैंड रखा गया। बताया जाता है दोस्तों कि जितने साल तब उन स्लेव्स ने आइलैंड पर बिताए थे, उतने सालों में मॉरिशस में काफी कुछ बदल चुका था। काफी लोग स्लेवरी के कल्चर से परहेज करने लगे थे। उन बचे हुए लोगों में से उस छोटे बच्चे, उसकी माँ और उस औरत की माँ को मॉरिशस के नए स्टीवर्ड अपने घर ले गए और बाकी सर्वाइवर्स भी वहीं आसपास ही सेटल हो गए। वो लोग अब आइलैंड से वापस तो आ गए थे, पर लोगों के मन में अभी भी ये जानने की काफी उत्सुकता थी कि वो लोग आखिर 15 साल तक कैसे बचे रहे। आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा, तो देखिए इस बारे में डिटेल से जानने के लिए रिसर्चर्स ने अब ट्रॉमेलिन आइलैंड पर रिसर्च करने की सोची। फंसे हुए लोगों के साथ साथ शिप के कैप्टन को आइलैंड पर कुछ डायरीज और लेटर्स मिले, जिन्हें देखकर समझ में आया कि ये उन 2 महीने के दौरान के हैं जब क्रू मेंबर्स भी बाकी लोगों के साथ फंसे हुए थे। पर बचे हुए लोगों ने अपने 15 साल वहां पर कैसे गुजारे, इस सब के बारे में उन रिकॉर्ड से कुछ पता नहीं चल रहा था। फॉर्मर फ्रेंच नेवी ऑफिसर ने इस आइलैंड के स्टोरी के बारे में अपने एक कलीग से सुना था, इसलिए वो इस बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने में काफी इंटरेस्टेड थे। अब क्योंकि और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने खुद ही इस मामले में रिसर्च करने का सोचा। यूनेस्को और कुछ रिसर्चर्स की मदद से उन्होंने एक टीम बनाई और साल 2006 में उस आइलैंड पर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने चल दिए। उनकी ये खोज 4 हिस्सों में हुई। हर 2 से 3 साल में वो लोग 6 हफ्तों के लिए आइलैंड पर जाते और अपनी एग्जामिनेशन करते, और इस काम के लिए आइलैंड पर अब खुदाई करनी शुरू की गई। खुदाई में उन्हें वहां पर 6 कॉपर की प्लेट्स और बॉल्स मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कई बार रिपेयर किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करने पर वहां कुछ बिल्डिंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स भी मिले, जिनमें ज्यादातर स्ट्रक्चर्स में किचन का सामान था, जिसमें कॉपर के ही कुछ बर्तन थे। वो स्ट्रक्चर्स शायद उस टूटी हुई शिप पर रखी लीड शीट से बनाए गए थे। साथ ही वहां पर कुछ फर्नेस और ओवन भी मिले, जो शायद इन स्ट्रक्चर्स के लिए ही ब्रिक्स बनाने के काम आते थे। करीब 18,000 बर्ड्स की बोन्स मिलने पर यह पता चला कि वो लोग शायद बर्ड्स को या फिर पानी में से कुछ मछलियों और बाकी जीवों को पकड़कर खाते होंगे।
इन सभी चीजों के मिलने से ये सोचा गया कि शायद वो लोग ये मान चुके थे कि भाई उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है और खुद ही खुद के दम पर सरवाइव करना ही होगा, और ऐसे ही ये उनकी नॉर्मल लाइफ बन गई थी। रिसर्चर्स को स्टडी करते करते और लोगों से बातचीत करते करते ये भी पता चला कि 1761 में शिप डूबने से करीब 80 लोग तो उसी वक्त ही डूब गए थे। लगभग 60 से 70 लोगों ने शुरुआत के कुछ सालों में अपनी जान गंवा दी थी। 15 के आसपास लोग ऐसे थे जो 10 साल से ज्यादा जी पाए थे, और रेस्क्यू से कुछ महीने पहले ही उनमें से 6 से 7 लोग खुद के बचाव में आइलैंड से निकल गए थे। इन्हीं में से जो बचे 8 लोग थे, उन्हें ही रेस्क्यू कर मॉरिशस लेकर आया गया था। खैर, आज की बात करें तो आज इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता और ना ही यहाँ कोई घूमने जा सकता है। 1954 में फ्रेंच अथॉरिटीज ने यहाँ पर वेदर स्टेशन बनाकर इस आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। हालांकि मॉरिशस भी इस आइलैंड पर अपना क्लेम करता रहता है, लेकिन इस आइलैंड के कंट्रोल को लेकर डिस्प्यूट अभी भी जारी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप कभी ऐसे किसी आइलैंड पर फंस जाएं तो आप अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्यूज। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो